अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज रायान मलिक एंड आई एम हियर टू टीच यू फिजिक्स क्लास 9th। इन दिस लेक्चर we are going to solve exercise questions of chapter number 2 kinematics. So let's start our lecture. Question number 2.2. Explain translatory motion and give examples of various types of translatory motion. तो आपने ट्रांसलेटरी मोशन को एक्सप्लेन भी करना है और इसकी टाइप्स की एग्जाम्पल भी बतानी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन करते हैं ट्रांसलेटरी मोशन को। इन ट्रांसलेशनल मोशन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ लाइन विदाउट एनी रोटेशन एंड द लाइन मे बी स्ट्रेट और कर्व्ड। तो ट्रांसलेटरी मोशन में एक बॉडी जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव करती है और लाइन जो है वो आपकी स्ट्रेट भी हो सकती है और कर्व भी हो सकती है बट विदाउट एनी रोटेशन। फॉर एग्जाम्पल्स, कार मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, सिमिलरली एरोप्लेन फ्लाइंग and rider moving in a Ferris wheel. So these are all translatory motion. Now it has three types: linear motion, circular motion and random motion. So now what is linear motion? Straight line motion of a body is known as its linear motion. तो किसी भी बॉडी का जो स्ट्रेट लाइन में मोशन होगा उसे हम कहते हैं लीनियर मोशन। फॉर एग्जाम्पल, कार मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, तो हम कहेंगे कि ये लीनियर मोशन है। सिमिलरली एरोप्लेन फ्लाइंग स्ट्रेट इन एयर, तो ये भी उसका लीनियर मोशन है। इसी तरह से ऑब्जेक्ट्स फॉलिंग वर्टिकली डाउन, सो आर ऑल्सो अ लीनियर मोशन। नाउ व्हाट इज सर्कुलर मोशन? द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ इज नोन एज सर्कुलर मोशन। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन अगर सर्कुलर पाथ में है तो हम कहेंगे कि वो एक सर्कुलर मोशन है। जैसा कि राइडर इन अ फेरिस व्हील, अब राइडर जो है वो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो हम कहेंगे कि वो उसका सर्कुलर मोशन है। सिमिलरली मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, तो ये भी एक सर्कुलर मोशन है। मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ, तो ये भी एक सर्कुलर मोशन है। क्लियर? नाउ व्हाट इज रैंडम मोशन? द डिसऑर्डर्ड और इर्रेगुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रैंडम मोशन। तो कोई भी डिसऑर्डर और इर्रेगुलर जो मोशन होता है उसे हम कहते हैं रैंडम मोशन। फॉर एग्जाम्पल, मोशन ऑफ इंसेक्ट्स एंड द मोशन ऑफ बर्ड्स फ्लाइंग, तो बर्ड जो उड़ रहे होते हैं वो भी रैंडमली मूव करते हैं। क्लियर? इसी तरह से गैस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो भी रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। सो दीज ऑल आर द रैंडम मोशंस। क्लियर? सो आई होप आपको ट्रांसलेटरी मोशन और उसकी टाइप्स विद एग्जांपल्स क्लियर हो गई होंगी। सो नाउ मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2.3, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। First one, rest and motion. Second one, circular motion and rotatory motion. The third one is distance and displacement. Fourth, speed and velocity. Fifth, linear and random motion. And sixth, scalars and vectors. So what is rest and motion? A body is said to be at rest if it does not change its position with respect to its surroundings. Similarly, a body is said to be in motion if it changes its position with respect to its surroundings. So इसी एग्जाम्पल में आप मेंशन कर सकते हैं कि जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में लेक्चर में बताया था कि एक पैसेंजर जो कि बस में है तो वो मूव कर रहा है। अगर दूसरा पैसेंजर भी बस में ही है और वो उसको ऑब्जर्व कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंग उसको ये लगेगा कि वो पैसेंजर मूव नहीं कर रहा, वो रेस्ट में है। लेकिन एक पैसेंजर जो कि बाहर खड़ा है तो वो ऑब्जर्व करेगा तो वो ये कहेगा कि वो पैसेंजर मूव कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग वो पैसेंजर मोशन में होगा। The next is circular motion and rotatory motion. Circular motion, the motion of a body in a circular path is known as its circular motion. Now what is rotatory motion? The spinning motion of a body around its axis is called rotatory motion. जैसा कि एक अर्थ अगर सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है तो उस अर्थ का वो होगा सर्कुलर मोशन, द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन। लेकिन एक अर्थ जो है वो अपने एक्सिस के राउंड अबाउट भी रोटेट करती है। सो दिस इज द रोटेटरी मोशन ऑफ द अर्थ, कि जब वो अपने एक्सिस के राउंड अबाउट रोटेट कर रही होगी। द थर्ड वन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। द लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज नोन एज डिस्टेंस एंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान जो पाथ की लेंथ होगी वो कहलाती है डिस्टेंस,
और उन दो पॉइंट्स के दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है दैट इज डिस्प्लेसमेंट. द नेक्स्ट इज स्पीड एंड वेलोसिटी. द डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम is known as speed, and speed is equals to distance over time, and unit of the speed is meter per second, and speed is a scalar quantity. Now about velocity, the displacement covered in unit time is known as velocity. So velocity is equal to displacement over time, और इसका unit है meter per second, and velocity is a vector quantity. The next one is linear and random motion. The straight line motion of a body is known as linear motion, and the disorder or irregular motion of a body is called random motion. So इस examples हम already last question में discuss कर चुके हैं. The sixth one, scalars and vectors. The quantity which is described by magnitude only are called scalar quantities, and the quantity which described by magnitude and direction are called vector quantities. For example, force is a vector quantity, and for example, mass is a scalar quantity. Now move towards next question 2.4. Define the term speed, velocity and acceleration. तो speed और velocity को तो मैं already define कर चुका हूं, but अगर बोर्ड में ये क्वेश्चन आ जाए तो आपने speed के साथ उसकी definition के बाद आपने उसका फॉर्मूला भी, उसका यूनिट भी और ये भी बताना है कि वो कौन सी क्वांटिटी है, whether it is a scalar quantity or a vector quantity. यहां हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की. एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी. जब एक बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आता है तो हम कहते हैं कि वहां पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया है. एंड द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन. A is equals to Vf minus Vi over T, और इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, and acceleration is a vector quantity. Now move towards the next question. Question number 2.5. Can a body moving at a constant speed have acceleration? कि क्या एक बॉडी जो कि कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है तो क्या उस बॉडी में एक्सेलरेशन होगा? Yes, of course. As we studied, acceleration is defined as the rate of change of velocity. कि जब वेलोसिटी में चेंज आएगा तो तब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा. लेकिन क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि उस बॉडी की स्पीड कांस्टेंट है, तो दैट मींस कि वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा. लेकिन वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका मैग्नीट्यूड भी होता है और उसकी डायरेक्शन भी होती है. लेट्स सपोज के उसकी स्पीड कांस्टेंट है तो हमने कहा कि मैग्नीट्यूड जो है वो तो सेम हो गया, बट इट इज क्वाइट पॉसिबल कि उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही हो, और अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो हम कहेंगे कि वेलोसिटी में चेंज आ गया और द चेंज इन वेलोसिटी प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन. सो वी कैन राइट द आंसर एज यस, अ बॉडी मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड हैव एक्सेलरेशन इफ इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन. फॉर एग्जांपल, a body moving in a circular motion. So the direction of the body changes at every instant, and that produces acceleration. Clear? Now the last question 2.6. How do riders in a Ferris wheel possess translatory motion but not rotatory motion? Translatory motion ये होता है कि एक बॉडी जो कि एक लाइन में मूव कर रही है बट विदाउट एनी रोटेशन, और रोटेटरी मोशन में एक बॉडी अपने एक्सिस के गिर्द घूम रही होती है. अब राइडर जो है वो फेरिस व्हील में वो एक सर्कुलर ट्रैक को फॉलो कर रहा है, वो उस सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रहा है, तो वो उस एक्सिस के राउंड अबाउट मूव नहीं कर रहा, तो वो जस्ट एक सर्कुलर ट्रैक को फॉलो कर रहा है. तो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट riders in a Ferris wheel possesses translatory motion because it's moving in a circular path. That's why हम कहेंगे कि वो उसमें translatory motion होता है. Question number 2.7. Sketch a distance time graph for a body starting from rest. And how will you determine the speed of a body from this graph? तो आपने एक distance time graph sketch करना है जिसमें एक body जो है वो rest से start हो रही है.
तो ऐसे केस में हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आ जाता है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, हाउ विल यू डिटरमिन द स्पीड ऑफ अ बॉडी फ्रॉम दिस ग्राफ। इस ग्राफ से आप एक बॉडी की स्पीड किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। सो वी कैन मेजर द स्लोप ऑफ दिस लाइन एंड द स्लोप गिव्स द स्पीड ऑफ अ बॉडी। और स्लोप फाइंड करने के लिए आप इस ग्राफ पर कोई से भी दो पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं। लेट्स सपोज पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। इस तरह से अगर इनको हम करस्पॉन्ड करें डिस्टेंस की तरफ, तो वहां पर ये पॉइंट्स बन रहे हैं ई और एफ। और सेम ऐसे ही अगर हम इन्हीं पॉइंट्स को करस्पॉन्ड करें टाइम के साथ, तो यहां पर ये पॉइंट्स बन रहे हैं सी और डी। तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस इज ई एफ एंड टाइम इज सी डी। सो डिस्टेंस है टोटल 20 मीटर, ओवर टाइम है 10 सेकेंड्स। सो 20 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से आप स्लोप के थ्रू आप इसकी स्पीड भी मेजर कर सकते हैं। नाउ मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज 2.8। What would be the shape of a speed time graph of a body moving with variable speed? तो जब भी एक बॉडी वेरिएबल स्पीड के साथ मूव कर रही होती है, दैट मीन्स कि वो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं कर रही, तो उसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट नहीं है। सो लेट द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी चेंजिंग यूनिफॉर्मली। इन सच अ केस द स्पीड इज चेंजिंग एट कांस्टेंट रेट, thus its speed time graph would be a straight line. A straight line means that the object moving with uniform acceleration and the slope of the line gives the magnitude of the acceleration. But when a body is moving with variable speed, it means that the body has not covered equal distance in equal intervals of time. So the speed is not constant. So in this case, the graph is shown like this. और ऐसे केस में आप इसकी स्पीड मेजर कर सकते हैं बाय मेजरिंग द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट। तो आप उस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर लें और फिर उसका स्लोप आप फाइंड करके आप इजीली उस पॉइंट पर स्पीड मेजर कर सकते हैं। सो नाउ मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन 2.9। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी? A. Initial speed, B. Final speed, C. Distance covered in time t, and fourth one acceleration of motion. तो आप एक स्पीड टाइम ग्राफ से इनमें से कौन कौन सी क्वांटिटी मेजर कर सकते हैं? तो एक स्पीड टाइम ग्राफ से आपकी सारी की सारी क्वांटिटीज मेजर कर सकते हैं। जैसे कि इनिशियल स्पीड, तो आप किसी भी एक ग्राफ से इनिशियल स्पीड भी फाइंड कर सकते हैं और स्पीड टाइम ग्राफ से आप फाइनल स्पीड भी निकाल सकते हैं और फिर उसने कितना डिस्टेंस कवर किया ये भी आप फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला s इज इक्वल टू वी एवरेज इनटू टाइम t। और फिर आप एक्सेलरेशन भी फाइंड कर सकते हैं, दैट इज a इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टाइम t। तो इस फॉर्मूले के थ्रू आप एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो वी कैन कैलकुलेट ऑल द अबव मेंशन्ड टर्म्स फ्रॉम अ स्पीड टाइम ग्राफ। नाउ द नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, how can vector quantities is represented graphically? एक वेक्टर क्वांटिटीज को आप ग्राफिकली किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? सो ग्राफिकली अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन विद एन एरो हेड एट इट्स वन एंड। तो ग्राफिकली आप एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं एक स्ट्रेट लाइन से जिसके एक एंड पर एक एरो होता है एंड द लेंथ शोज द मैग्नीट्यूड एंड द एरो हेड शोज द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, कि वो वेक्टर क्वांटिटी किस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है और जितनी उसकी लेंथ होगी वो शो करेगी उसका मैग्नीट्यूड। नाउ मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन 2.11। व्हाई वेक्टर क्वांटिटीज कैन नॉट बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड लाइक स्केलर क्वांटिटीज? As vector and scalar quantities cannot be added and subtracted by same method because vector quantity need magnitude and direction. Vector quantity can be added by head to tail rule, while scalars are added by algebraic method. तो scalar quantities में सिर्फ magnitude होता है, तो उनको आप simply by the rule of arithmetic addition और subtraction आप उनको add subtract कर सकते हैं। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन भी मैटर करती है,
तो उसको आप अरिथमेटिक मेथड के अकॉर्डिंग आप उसको ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। सो ऐसे केस में हम यूज करते हैं हेड टू टेल रूल, जिसके थ्रू आप वेक्टर क्वांटिटीज को भी ऐड कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 2.12, हाउ आर वेक्टर क्वांटिटीज इंपॉर्टेंट टू अस इन आवर डेली लाइफ। तो वेक्टर क्वांटिटीज हमारी डेली लाइफ में किस तरह से इंपॉर्टेंट है। सो अगर हम अपनी डेली लाइफ में ऑब्जर्व करें तो हम जो भी काम कर रहे हैं हर जगह कहीं ना कहीं वेक्टर क्वांटिटी ही इन्वॉल्व है। जैसा कि आप सांस लेते हैं तो आपके सांस लेने के अमल में भी मैग्नीट्यूड भी मैटर करता है और डायरेक्शन भी मैटर कर रही है। जैसे कि मैं इनहेल कर रहा हूं तो सांस अंदर की तरफ जा रहा है, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है। एक्सहेल कर रहा हूं तो वो बाहर की तरफ आ रहा है, अगेन एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है। इस तरह से अगर मैं चल रहा हूं तो वो भी मैं एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करूंगा अगर मुझे किसी एक खास जगह पर पहुंचना है। सो दैट मींस कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में डायरेक्शन जो है वो भी मैटर करती है। तो हम कहेंगे कि वेक्टर क्वांटिटी का डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सो वी कैन राइट द आंसर एज वेक्टर्स आर इंपॉर्टेंट टूल टू लर्न ऑल इन फिजिक्स एंड इंजीनियरिंग। Vectors are used wherever we have to calculate the size and direction of a parameter. With the help of vector quantity, we can explain the position of an object with distance and direction. The next question 2.13, drive equations of motion for uniformly accelerated rectilinear motion. तो आपने एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड रेक्टिलिनियर मोशन की इक्वेशंस ऑफ मोशन को ड्राइव करना है। ये मैंने डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 8 में, जिसपे आपने 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस को ड्राइव किया था। तो सेम एज इट इज हम उन इक्वेशंस ऑफ मोशंस को इस क्वेश्चंस के आंसर में ड्राइव करेंगे एंड दीज आर द इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड रेक्टिलिनियर मोशन। द नेक्स्ट क्वेश्चन 2.14, sketch a velocity time graph for the motion of the body. From the graph explaining each step, calculate total distance covered by the body. So आपने एक velocity time graph को sketch करना है for the motion of the body और आपने हर step को explain भी करना है और आपने उस graph से total distance covered भी find करना है। तो ये मैंने डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 7 में, the distance covered by a moving object। तो एक मूविंग ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हम फाइंड कर सकते हैं बाय द एरिया अंडर द कर्व। तो एक कर्व के अंदर जितना भी एरिया होगा, अगर आप उस एरिया को कैलकुलेट कर लें, सो दैट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड। सो आई होप इन क्वेश्चंस के आंसर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।